आधी रात को भी मुझे पिछवाड़े से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा में मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा तो देखा कि एक विशाल मुर्गा बांस पर टंगे सूखे मांस के टुकड़े निगल रहा था और साथ ही गिनती भी कर रहा था। 3 टुकड़े, 4 टुकड़े। मैं डर के मारे आवाज तक नहीं निकाल पाया। मुंह दबाकर पीछे हटने लगा। तभी वह बड़ा मुर्गा मेरी ओर मुड़ा और बोला, 5 टुकड़े। मैं घबरा कर भागा और लड़खड़ाता हुआ दादी के कमरे में जा घुसा। दादी, मुर्गा, और वो मेरे जितना ऊंचा है। मैं कांपते हुए इशारों में बात कर रहा था। शब्द भी साफ नहीं निकल रहे थे। दादी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बुरा हुआ वह कभी दापिंग था। वह इंसानों की बोली सीख सकता है और उसे बच्चों का मांस सबसे ज्यादा पसंद है। लगता है उसकी नजर तुम पर पड़ गई है। मेरी हालत देखकर दादी ने जल्दी से मिट्टी के तेल वाला दिया बुझा दिया और मुझे रजाई में छिपा दिया। वह रात में ठीक से देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। तुम चुपचाप बिस्तर पर छिपे रहना, जरा भी आवाज मत करना। मैं उसे कहीं और ले जाने की कोशिश करती हूँ। मैं खुद को रजाई में समेटे आंखें कसकर बंद किए पड़ा रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा सांस लेने के लिए रजाई से निकलने ही वाला था कि मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। चांदनी में एक विशाल शंकु के आकार की परछाई पर्दे से चिपकी हुई दिखाई दे रही थी। मेरी सांस अटक गई। उसी समय बाहर से धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल दादी की आवाज सुनाई दी, बेटा जल्दी दरवाजा खोलो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया। चांदनी भीतर फैल गई और वह शंकु जैसी परछाई और लंबी हो गई। एक लंबी गर्दन कमरे के अंदर झांकी। उसके मुंह से कर्कश आवाज निकली, बेटा। मेरा दिल मानो सीने से बाहर निकलने वाला था। मैंने सांस रोक ली और हिलने की भी हिम्मत नहीं की। कमजोर रोशनी में मैंने देखा कि दापेंग अपनी लंबी गर्दन इधर उधर घुमा रहा था। वह दोनों पंजे आगे किए इंसानों की तरह टटोलते हुए चल रहा था। घबराहट में मैंने अपना एक कपड़े का जूता उतारा और पूरी ताकत से बाहर फेंक दिया। जूता मिट्टी पर गिरा और भारी आवाज हुई। दापेंग एक पल को रुका, फिर तेजी से उस आवाज की ओर भागा। मैंने मौका देकर अलमारी की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह वापस आ गया। शायद उसे समझ आ गया था कि उसे धोखा दिया गया है। वह गुस्से में फूंकारने लगा और पूरे कमरे में चीजें तोड़ता फोड़ता घूमने लगा। जहां जहां से वह गुजरता टूटने और टकराने की आवाजें गूंज उठी। कुछ देर बाद वह अलमारी के सामने पहुंचा और उसने जोर से एक वार किया। अलमारी का शीशा तुरंत चकनाचूर हो गया। जब उसे पता चला कि अलमारी के अंदर छिपने की जगह है तो वह उत्तेजित होकर चीखने लगा। मैं डर के मारे कांप रहा था। गर्दन के पीछे ठंडा पसीना बह रहा था। धीरे धीरे उसने अपना पंजा बढ़ाकर अलमारी का दायां दरवाजा खोल दिया। उसी समय पुरानी जर्जर अलमारी उसका भार सह न सकी और धड़ाम से गिर पड़ी। मैं अलमारी के बगल में रखे बड़े पानी के घड़े के पीछे दुबक गया और कांपता रहा। सौभाग्य से घड़ा कमरे के कोने में था और उसके पीछे एक ऐसा हिस्सा था जहां से मुझे देखना मुश्किल था। दापिंग कुछ देर बाद दूसरी दिशा में चला गया, लेकिन अचानक पूरे कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। दापिंग ने इंसानों की तरह मिट्टी के तेल का दिया जला लिया था। फिर वह सीधे मेरी ओर बढ़ा। आकर वह ठीक उसी घड़े के सामने रुक गया जिसके पीछे मैं छिपा था। मेरा दिल जैसे गले में अटक गया। मैंने धीरे से सिर उठाया और तभी मेरी नजर उसकी चमकती हुई आंखों से जा मिली। उसकी लंबी गर्दन घड़े के चारों ओर घूमकर मेरे सामने आ गई थी। मेरी आंखों में भरा डर देकर उसने कर्कश हंसी जैसी आवाज निकाली, मानो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। अगले ही पल वह मुझ पर झपटा। मैं भय से चीख पड़ा और पूरी ताकत लगाकर सामने रखा पानी का घड़ा धक्का देकर गिरा दिया। घड़ा पलट गया। उसका सारा पानी बाहर फैल गया। दापिंग दर्द भरी चीख मारकर उछल पड़ा। तभी मुझे अचानक समझ आया कि उसे पानी से डर लगा है। मैं उत्साहित होकर पास पड़ी टूटी हुई मिट्टी की कटोरी उठाने लगा जिसमें थोड़ा पानी बचा था और बार बार उस पर पानी फेंकने लगा। वह फिर से दर्द भरी चीखें मारने लगा और आखिरकार भाग खड़ा हुआ। जब दादी कुछ चाचाओं और रिश्तेदारों को लेकर वापस लौटी तब तक मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मैंने बस धीमी आवाज में कहा, दादी, और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्हें तुरंत पता चल गया कि मैं अत्यधिक डर के कारण तेज बुखार में तप रहा हूँ। मेरा शरीर आग की तरह गर्म था। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कमरे की टूटी फूटी हालत की भी परवाह नहीं की और साथ आए लोगों से विनती करते हुए कहा, जल्दी कुछ करो, मेरे बच्चे को बचा लो। इसे तुरंत कस्बे के अस्पताल ले जाना होगा। क्या आप लोग थोड़ी मदद नहीं कर सकते? इसे अस्पताल दिखा लीजिए। कुछ चाचा ताऊ हाथों में कुदाल और फावड़े लिए खड़े थे। दापिंग पक्षी का कहीं कोई निशान नहीं दिख रहा था, इसीलिए सबने मन ही मन राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही बात आई कि रात में ही मुझे कस्बे तक पहुंचाना पड़ेगा, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। उन्होंने सीधे इनकार नहीं किया। एक लंबी सांस लेकर वे मेरी दादी से बोले, ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं करना चाहते। यहाँ से जिला शहर 20 योली दूर है। हम भी अब जवान नहीं रहे। इस हालत में बच्चे को लेकर रात का रास्ता तय करना, अगर दापिंग फिर लौट आया तो तब तो हम खुद भी नहीं बच पाएंगे। उनके इतना कहते ही बाकी चाचा ताऊ भी सहमति में सिर हिलाने लगे। मेरी दादी उनकी दहशत को भली भांति समझती थी। वह पहले भी मुझसे कह चुकी थी कि पिछले कई वर्षों से गांव में लोग लगातार गायब हो रहे हैं। शायद उन सबको दापिंग ने ही खा लिया था। कुछ कहे बिना दादी मेरे सामने झुकी, मुझे अपनी पीठ पर लादा और कांपते हुए कदमों से बाहर चल पड़ी। एक चाचा से यह देखा नहीं गया। अरे रुको, इन्हें मत जाने दो, हटो जरा, ये मेरा अपना पोता है। तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, मैं खुद इसे लेकर जाऊंगी। लियू चाचा घबरा गए। उन्होंने जल्दी से मुझे दादी की पीठ से उतारा और बोले, नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, बच्चे को मेरे घर ले चलते हैं। मेरे पास बुखार की दवा है। घर के पीछे एक बड़ा तालाब भी है। दापिंग वहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। सुबह होने पर हम बस पकड़ कर कस्बे चले जाएंगे, कैसा रहेगा? दादी मुझे पीठ पर लेकर कुछ ही कदम चली थी कि बुरी तरह हांफने लगी। लेकिन जैसे ही हम लोग घर के भीतर जाने लगे,
लियू चाचा की पत्नी ने रास्ता रोक लिया। कमर पर हाथ रखकर उसने दादी की ओर उंगली तानी और चिल्लाई, जिसे दापिंग ने निशाना बना लिया हो, उसे मेरे घर क्यों लाए हो? क्या तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो? लियू चाचा ने समझाने की कोशिश की, इसीलिए तो हम बच्चे को छोड़ नहीं सकते। दापिंग बदला लेने वाला है। बच्चे ने उस पर पानी फेंक दिया था, इसलिए वह जरूर लौटेगा। आखिर यह हमारा भतीजा भी तो है। लेकिन वांग शेन टस से मस नहीं हुई। अचानक दादी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। वांग भाभी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मुझे पता है कि कई साल पहले तुम्हारे दोनों बच्चे भी दापिंग उठा ले गया था। तुम्हारे मन में गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन बताओ, इस गांव में कौन है जिसके दिल में दर्द नहीं है? बस दया कर दो, मेरे पोते को अंदर आने दो, उसे दवा खा लेने दो। ये कहते कहते दादी जमीन पर सिर पटक कर रोने लगी। आस पास खड़े गांव वाले हका बका रह गए। सब वांग शेन को निर्दयी कहकर कोसने लगे। लियू चाचा का धैर्य भी जवाब दे गया। गुस्से में उन्होंने वांग शेन को एक तरफ धक्का दिया, दादी को उठाया और हमें घर के अंदर ले गए। वांग शेन उठकर फिर रोकने दौड़ी, लेकिन लियू चाचा ने पीछे मुड़कर उसे घूरा और दरवाजे के पास रखा झाड़ू उठा लिया। औरत, अगर फिर बखेड़ा खड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। वांग शेन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका। आधी रात की भाग दौड़ के बाद आखिरकार दादी ने मुझे बुखार की दवा खिलाई। धुंधली सी चेतना में मैंने दादी को कहते सुना, जल्दी ठीक हो जा बेटा, सुबह होते ही मैं तुझे बस से कस्बे के अस्पताल ले जाऊंगी। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने दोबारा मुझे पीठ पर उठा लिया हो। मैं बड़बड़ाया, दादी क्या सुबह हो गई? लेकिन सामने से जो आवाज आई वह दादी की नहीं थी। सुबह होने का इंतजार किया तो देर हो जाएगा। मैंने देखा कि मुझे पीठ पर उठाने वाली वांग शेन थी। वह मुझे लेकर सुनसान खेतों के बीच रात के अंधेरे में चली जा रही थी। मेरे भीतर अचानक भय उमड़ पड़ा। मैं छटपटाने लगा और उसकी पीठ से उतरने की कोशिश करने लगा। मेरे हाथों से उसके बाल जोर से खींच गए। दर्द से उसने झुंझलाकर मुझे छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं घबरा कर वापस भागने लगा, मगर उसने झट से मेरा कॉलर पकड़ लिया। भाग कहाँ रहा है? अगर तू अभी वापस गया तो तेरी निर्दयी दादी तुझे दापिंग को खिलाने के लिए दे देगी। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत समझ गया कि वह झूठ बोल रही है। मेरी दादी मुझे दापिंग के हवाले कर देंगी। आज पूरे दिन में मैंने इससे ज्यादा बेहुदा बात नहीं सुनी थी। मैं फिर भागने लगा। वांग शेन ने मेरा कॉलर कसकर पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। उस रात से पहले मैंने उसे कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा मेरी बात सुन, तेरी दादी अच्छी इंसान नहीं है। मेरे दोनों बच्चों को भी उसी ने दापिंग के सामने चढ़ाया था। आज मैंने तुम्हें अपने घर में आने से रोका तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं इस बात से जलती हूँ कि मेरे बच्चे जिंदा नहीं रह पाए और तुम अब तक जिंदा हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें बार बार देखा, मुझे अपने मरे हुए बच्चे की याद आ जाती है। मेरा दिल दर्द से भर जाता है। इस बार मैंने तुम्हें बचाया है, मानो अपने बच्चे को बचाया हो। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर सच्चा दुख था। वह अभिनय नहीं कर रही थी। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि आधी रात को जब तुमने उस दैत्याकार पक्षी दापिंग को देखा था, तब तुम्हारी दादी तुम्हें लेकर भागी क्यों नहीं? मैं चौंक गया। सोचने पर सचमुच ऐसा ही लग रहा था। दापिंग के जाने के बाद ही मेरी दादी लोगों को लेकर लौटी थी। ये थोड़ा अजीब संयोग था। मेरे हिचकिचाने पर वांग आंटी ने गहरी सांस ली। ठीक है, फैसला तुम करो, वापस जाना है या मेरे साथ चलना है? मैं तुम्हें कस्बे में ले जाकर कुछ दिन छिपा दूंगी। रात की हवा सरसराहट कर रही थी। मैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जब से मेरे माता पिता मुझे छोड़कर शहर गए थे, मेरी दादी ने ही मुझे अकेले पाला था। न जाने कितनी बार उन्होंने खुद सब्जियों के छिलके खाए और अंडा मेरे लिए बचा कर रखा। ये सब बातें मुझे याद थी। दादी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे यह असंभव लगा था, लेकिन मुझे यह भी डर था कि अगर मैंने वांग आंटी पर भरोसा नहीं किया तो कहीं वे अचानक डरावनी न बन जाए। इसी दुविधा के बीच अचानक दूर से दादी की आवाज सुनाई दी, जुवान। मैं खुशी से जवाब देने ही वाला था कि वांग आंटी ने झट से मेरा मुंह दबा दिया और मुझे झाड़ियों में घसीट ले गई। मैं छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। चांदनी में मैंने भय से देखा कि एक वयस्क आदमी जितना बड़ा दुबला पतला दापिंग पक्षी पंजों के बल चलता हुआ इधर उधर देख रहा था। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा और मेरी दादी की आवाज में मेरा नाम पुकारने लगा। जब वह मेरे सामने से गुजरा तो मैं डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहा था। उसके दूर जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर डर से कांप रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वे सच बोल रही हैं, लेकिन मैंने खुद को समझाया उन पर भरोसा नहीं करना है। घर लौटे ही लियू चाचा ने वांग आंटी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम हमें डरा कर मार डालोगी क्या? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? सबके सामने वे उन्हें दादी से माफी मांगने को कह रहे थे। वांग आंटी रोते हुए बोली, मैं माफी क्यों मांगू? मेरे दोनों बच्चे इसी बूढ़ी औरत की वजह से मरे थे। अगर उसने उन्हें पिछाड़ी पहाड़ी पर जाने को न कहा होता तो क्या वे मरते? दादी ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वहाँ खरगोश दिखाई दिए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हादसा होगा। इतने साल बाद भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। आखिरकार वांग आंटी रोती हुई घर छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद लियू चाचा को चिंता हुई और वे भी उनके पीछे निकल गए, लेकिन सुबह होने लगी फिर भी दोनों वापस नहीं लौटे। सब लोग बड़े कमरे में बैठे दरवाजे को घूर रहे थे। मैं दादी की गोद में बैठा था और वांग आंटी की बातों के बारे में सोच रहा था। जब उन्होंने मुझे झाड़ियों में छिपाया था, उनकी घबराहट बिल्कुल असली लग रही थी। अचानक मुख्य दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। सब लोग चौकन्ने होकर दरांतियां उठा खड़े हुए। दूसरा धमाका हुआ। दरवाजा खुला और लियू चाचा मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। जल्दी आओ, मदद करो। जब लोगों ने देखा कि उनके पीछे एक विशाल दापिंग पक्षी की लाश घसीटी जा रही है तो माहौल तुरंत बदल गया। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि उन्होंने उसे कैसे मारा। लियू चाचा गर्व से बोले, आज हम दापिंग का मांस खाएंगे। मैं जमीन पर पड़ी उस लाश को देखता रह गया। नहीं, ये वही दापिंग नहीं है जिसे मैंने देखा था। मैंने जो देखा था वह इससे कहीं बड़ा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि मैं डर के कारण चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देख रहा हूँ।
हूँ। दूर लोग पानी भरने और खाना बनाने में लग गए और मैं हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। कहानी यहीं एक बड़े रहस्य की ओर संकेत करती है। संभवतः असली दापिंग अभी भी जीवित है और जिस पक्षी को मारा गया है वह कोई दूसरा था। तभी जमीन पर पड़ा वह दापिंग अचानक तड़प उठा। मैं इतना डर गया कि धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। वह आवाज वांग शेन की थी। उसी समय लियू बो दौड़ता हुआ आया। उसने बिना देर किए एक ही बार में दापिंग की गर्दन काट दी। ताजा खून फूट पड़ा और उसके चेहरे पर छिटक गया। उसने मुझे दिलासा देने के लिए मुस्कुराकर देखा, लेकिन उसके खून से सने चेहरे ने मुझे और भी डरा दिया। छुआ, डर मत। ये जानवर मरने से पहले भी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अच्छा हुआ मैंने इसे मार डाला। मैं सदमे में था। मन में सवाल उठ रहा था कि दापिंग ने वांग शेन की आवाज बोलना कैसे सीख लिया। मैंने हिचकते हुए पूछा, वांग शेन कहाँ है? उसने बाकी शिकारी साथियों को बुलाया और दापिंग को उठाकर उसके पंख नोचने ले गया। जब बड़े कड़ाहे में दापिंग का मांस पक गया और सब लोग कटोरों में भर भर कर खाने लगे, तब जाकर किसी को वांग शेन की याद आई। किसी ने पूछा, अरे भाई तुम्हारी बीवी अभी तक वापस नहीं आई? सुबह भी हो गई। लियू बो मांस चबाते हुए अचानक थोड़ा असहज दिखा। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, वह मायके गई है। मुझे न जाने क्यों सब कुछ अजीब लग रहा था। जब शिकारियों ने मुझे भी मांस दिया तो मैंने कह दिया कि मेरा मन नहीं है। यह देखकर लियू बो हंस पड़ा। तुम इसकी कीमत नहीं जानते। ये दापिंग का मांस है, देवताओं का भोजन, पैसे देकर भी नहीं मिलता। आज नहीं खाओगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। जब सूरज सिर के ऊपर पहुंच गया तब उसने हमें विदा किया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, दापिंग मर चुका है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। घर में ही रहना, इधर उधर मत घूमना, अपनी दादी की बात मानना, समझे? रास्ते भर दादी कुछ सोचती रही। काफी देर बाद उन्होंने अचानक पूछा, छुआ क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि रात को जो दापिंग मिला था और जिसे तुम वापस लाए थे वह यही वाला नहीं था? दादी का गंभीर चेहरा देखकर मैंने जोर से सिर हिला दिया। उन्होंने माथे पर हाथ मारा। बुरा हो गया, दापिंग बहुत बदला लेने वाला होता है। वह जरूर फिर तुम्हें ढूंढने आएगा। अगर वह कल रात नहीं आया तो इसका मतलब है कि वह कहीं और पेट भरने गया था। आज वह निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे आएगा। दादी की बात सुनकर मेरे मन में अचानक वांग शेन का चेहरा उभर आया। मैं कांप उठा। दादी ने तुरंत फैसला किया, नहीं, हमें अभी कस्बे जाना होगा। कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर छिपकर रहेंगे। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और तेजी से चलने लगी। लंबे खेतों वाले रास्ते को पार करके हम मुख्य सड़क पर पहुंचे ही थे कि सामने से किसी ने मेरा नाम पुकारा। दिन का उजाला था, लेकिन सड़क के दोनों ओर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। पहले भी दापिंग कई बार मेरा नाम पुकार चुका था, इसलिए यह आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादी ने भी वह आवाज सुनी और घबराकर मुझे अपनी बाहों में छिपा लिया। आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि दादी की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। तभी पीछे से एक बस आई। उसने हॉर्न बजाया और उसी क्षण वह आवाज गायब हो गई। बस का दरवाजा खुलते ही दादी मुझे खींचकर अंदर ले गई। मैंने अभी बस की सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि पीछे से किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया। गोरे चेहरे वाला युवक मुस्कुरा रहा था। वो बोला, अरे छुआ, सिर्फ 2 साल में अपने मामा को भी नहीं पहचानता? ये सुनकर मेरी घबराहट कुछ कम हुई। उसी समय बस ड्राइवर चिल्लाया, चलना है कि नहीं? मामा ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, नहीं, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। मुझे कुछ अजीब लगा। मैं दादी को आवाज देने ही वाला था कि वे किराए के लिए 4 युआन के पुराने नोट गिनने में लगी थी। जब उन्होंने सिर उठाया तब तक मामा मुझे गोद में उठाकर ले जा चुका था। मैंने छूटने के लिए उसकी कलाई पर जोर से काट लिया। वह बोला, शरारत मत करो, तुम्हारी दादी तुम्हें मार डालेंगी। यह दूसरी बार था जब किसी ने दादी के बारे में ऐसा कहा था। मैं और भी उलझ गया। इसी बीच पता नहीं कब सड़क किनारे एक छोटी कार आकर खड़ी हो गई। उसने मुझे कार में बैठा दिया। मैं सोचने लगा कि मेरा मामा कब से इतना अमीर हो गया कि कार खरीद ली। मामा गुनगुनाते हुए ड्राइवर सीट पर बैठने जा रहा था कि तभी दादी ने पीछे का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने मुझे एक झटके में बाहर खींच लिया और मेरा हाथ पकड़कर पूरी ताकत से भागने लगी। भागते हुए बोली, छुआ, तुम्हारा ये मामा ठीक नहीं है? मैंने भी सिर हिलाया। हमने अभी तय किया था कि मामा के घर जाएंगे और उसी समय मामा खुद सामने आ गया। ये संयोग कुछ ज्यादा ही अजीब था। हम कुछ ही कदम दौड़े थे कि पीछे से मामा ने गाली दी और हमारे पीछे भाग पड़ा। उसके तेज कदमों की आवाज सुनकर दादी ने जेब से एक छोटा पानी का लोटा निकाला। ढक्कन खोलकर उन्होंने पीछे की ओर पानी छिड़क दिया। अगले ही पल मामा के मुंह से एक भयानक चीख जैसी आवाज निकली। मेरा शरीर कांप उठा। मुझे याद आया कि दापिंग, राक्षसी विशाल पक्षी, भी पानी से डरता था। क्या यह मामा वास्तव में उसी दापिंग का रूप तो नहीं था? ये सोचकर मैं और तेज दौड़ने लगा। दादी मेरे साथ नहीं दौड़ पाई। हाँफते हुए उन्होंने आवाज लगाई, छुआ, भाग, पीछे मुड़कर मत देखना। उनकी आवाज से मुझे हिम्मत मिली और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे की ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर बाद जब मैं रुका और संभला तो सामने वीरान जंगल और उजाड़ मैदान था। आसपास किसी का भी नामो निशान नहीं था। काफी देर इंतजार करने पर भी दादी नहीं आई। मैं घबराने लगा और मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। दादी इतनी बूढ़ी थी, अगर मामा ने उन्हें मार दिया होगा तो? ये सोचते ही मैं वापस दौड़ पड़ा। आधे रास्ते पहुंचा ही था कि सामने का दृश्य देखकर डर के मारे कांप उठा। मैंने देखा कि दादी को एक विशाल दापिंग अपनी बाहों में उठाए जंगल की ओर ले जा रहा था। मैं रो पड़ा। मैंने जमीन से पत्थर उठाए और लगातार दापिंग पर फेंकने लगा। राक्षस, मेरी दादी को छोड़ दे। पत्थर उसके शरीर से टकराए लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसका ध्यान मेरी ओर चला गया। उसने अपनी भयावह धंसी हुई आंखों से मुझे घूरा, फिर दादी को नीचे फेंककर मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं डर गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने अपनी बाहों में दबा पानी का प्याला निकालकर उसकी ओर तान दिया। उसे देखते ही वह बुरी तरह घबरा गई और अपना सिर पागलों की तरह झटकने लगी। मैं रोता हुआ जमीन पर पड़ी दादी के पास भागा और उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा। मुझे एहसास हुआ कि
दापिंग मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे ऊपर से देख रहा था। उसकी भयानक मौजूदगी का दबाव मुझ पर टूट पड़ा। निराश होकर मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन ठीक उसी निर्णायक क्षण में मेरे कानों में गोली चलने की आवाज गूंजी। दापिंग चौंक गया और मेरे पास से उछलकर दूर हट गया। कुछ दूरी पर लियू चाचा हाथ में शिकार वाली बंदूक लिए उसकी ओर दौड़ रहे थे। मैंने राहत की सांस ली। चाचा जल्दी आइए, मेरी दादी की हालत बहुत खराब है। मेरी बात सुनते ही लियू चाचा और मामा के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। मैं अभी समझ ही नहीं पाया था कि क्या हुआ। तभी दापिंग फिर से मेरी ओर झपटा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार वह मुझ पर हमला करने नहीं आया। अगले ही पल वह आसमान की ओर उड़ गया। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि दादी दापिंग की पीठ पर लटकी हुई थी और धीरे धीरे आसमान में ऊंची होती जा रही थी। डर के मारे मैं जोर से चीख उठा। कहानी का सार, इस हिस्से में कथावाचक को शक होता है कि उसका मामा वास्तव में दापिंग नामक राक्षसी पक्षी का रूप है। वह दादी से बिछड़ जाता है, फिर लौट कर देखता है कि दापिंग दादी को उठा ले गया है। पानी से दापिंग को कुछ डर लगता है, लेकिन अंत में वह दादी को अपनी पीठ पर लेकर आसमान में उड़ जाता है, जिससे कहानी एक रहस्य और सस्पेंस पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।